हो गया। अब बताओ, आयरन एंड स्टील हल्के चीज है कि भारी चीज है, ये बताइए। बहुत ही सिंपल से टर्म्स में अपने समझने का ट्राई करो। आयरन स्टील बल्की मटेरियल है, वेरी गुड, बल्की मटेरियल है। स्टील कैसे बनता है? स्टील का कंपोजिशन बताइए। आयरन, अरे आयरन प्लस कार्बन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आयरन कार्बन, यही चीज हमें पूरा का पूरा साइंस में भी नहीं जाना है, काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं, आयरन एंड कार्बन, यही चीज है ना, हमको जो दो प्रोडक्ट चाहिए, ठीक। अच्छा, ये जो स्टील है, ये स्टील स्टील की बातें कर रहे हैं, तो कंट्री के इकोनॉमी में काफी अधिक ये हेल्प प्रोवाइड करने वाला है। कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ में काफी अधिक हेल्प प्रोवाइड करेगा ना स्टील, ठीक ना। बल्कि मटेरियल है तो जाहिर सी बात है कि हम आयरन इंडस्ट्री उस जगह पे खोलेंगे, उस एरिया में खोलेंगे जहां पे इसका ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो। यही ना, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही मुश्किल से होता होगा, इजी नहीं होता होगा, यह सरकार है अमान ना, नहीं ना। ट्रांसपोर्ट इजी होना चाहिए ना, बल्कि मटेरियल तो ढोत के लेके जा सकते नहीं है। तो जिस जगह पे हम मिनरल रिसोर्सेज यानी कि स्टील जो होगा, स्टील को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी जगह पे हम मोस्ट ऑफ द जो स्टील इंडस्ट्री जो होगा उसको रखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास जो प्रोडक्शन खूब अधिक हो रहा है, उतना हम लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एक्सेस स्टील होगा उसको क्या करेंगे? एक्सेस स्टील को हम लोग सेल करेंगे ना, ठीक ना। वहीं पे अगर स्कार्सिटी हो जाती है तो खरीदते हैं, बराबर होता है। तो नेट फ्लो कुछ नहीं होता है, हम सेल भी करते हैं, खरीदते भी हैं, हम लोग बहुत चीज करते हैं, सेल भी करते हैं और खरीदते भी होते हैं, जब वो दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, ग्लोबल मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में सेल करेंगे तो बिकेगा उसी का सामान जिसका सामान जो होगा वो टॉप लेवल का हो, वर्ल्ड क्लास लेवल का हो, यानी कि हाई ग्रेड स्टील जो होंगे अगर हमारे पास है, तो जरूर ग्लोबल मार्केट जो होगा उस मार्केट को ऑक्युपाई कर पाएंगे। अगर लो ग्रेड स्टील होंगे तो वो ग्लोबल मार्केट में कहीं भी नहीं है, सामने नहीं रह पाएंगे, ठीक ना। इतना चीज तो सबको सेटिस्फाइड होगा इन सभी बातों से, ठीक ना। अब तुम लोग छत्तीसगढ़ का नाम सुने हो तुम लोग ना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो एरिया होता है ना, उस एरिया में सबसे अधिक स्टील जो होगा, स्टील की माइनिंग होती है। तो जो भी आपके इंडस्ट्रीज होंगे वो छत्तीसगढ़ के एरिया में ही होंगे, ठीक ना। वहां पे अब देखो, वहां पे बहुत अधिक प्रेजेंट है मिनरल्स, मिनरल्स प्रेजेंट है। अदिति गुप्ता, क्यों सर, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, वहां पे प्रेजेंट है। वहां के जो वहां पे खुदाई करेंगे तो वहां पे खूब अधिक स्टील का अमाउंट पहले से प्रेजेंट है। ऐसा थोड़े ना है कि हम चाहें तो बिहार में भी खुदाई करके स्टील निकाल लें, तो बिहार से नहीं निकाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ से क्यों निकालते हैं? वहां पे मिनरल, अभी क्या बोल रहे हैं, माइनिंग वहां पे खूब अधिक होती है, इट मीन्स कि स्टील इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो वहां पे हो जाएगा। तो अभी हम तो माइनिंग की बात कर रहे हैं, अभी तो इंडस्ट्री के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे यार, छत्तीसगढ़, पहले समझ में आ रही बात, छत्तीसगढ़, ठीक ना। अब छत्तीसगढ़ में होगा तो छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया में भी थोड़ा थोड़ा डेवलप करना शुरू करे, जैसे झारखंड हो गया, ठीक ना। उड़ीसा, उड़ीसा नाम सुने हो तुम लोग ना, उड़ीसा में राउरकेला का नाम तुम लोग सुने होंगे। राउरकेला, वहां पे एक बड़ा सा स्टील प्लांट है। तो उन सभी जगह पे स्टील इंडस्ट्रीज होंगे ना, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए ना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका नाम है SAIL, सेल बोलते हैं। फुल फॉर्म बताओ सब, सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए मुझे। अभी हम स्टील पढ़ रहे हैं, अभी स्टील पढ़ रहे हैं, तो स्टील के अलावा अभी तो कुछ नहीं मिलने वाला है, अभी जो भी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ स्टील मिलेगा, समझे अंकित, ठीक ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ, सब आधा आधा लिखकर भाग जा रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक ना। यही जो तुम लोग अभी बताए हो ना, यही चीज होगा, हम लोग आगे लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं, लिखवाएंगे तो कुछ नहीं, फिर वैसे ही जो होगा हम आपको नोट्स देने वाले हैं, जो कि आपको नोट डाउन करके, और आप में से किसी को तो भेजना है नहीं, दो चार स्टूडेंट को छोड़कर। कितने लोगों ने अपना जमा कर दिया है, सारे ने? कितने लोगों ने सबमिट किया है? क्या नोट्स हम नहीं सब आपको दिए थे? एक दो तीन चार पाँच, पाँच, 9। अब चेक ही कर लेते हैं, रुक जाओ, चेक कर ले क्या। रिशु, कंगना, अंशु, विवेक कुमार पांडे, मिस्टी का भी नाम नहीं है, मिस्टी भी नहीं सेंड की है, आकाश भी नहीं सेंड किया है। अच्छी बात है, गुड।
चलो सही है, अभी अभी ड्यूटी लगाते हैं थोड़ी देर में रोहित जी की, तुरंत ड्यूटी लगाते हैं। आपको नोट्स नहीं मिला? नोट्स अपलोडेड है प्रेरणा, नोट्स अपलोडेड है, आप चेक कर सकती हैं। ठीक ना? तो चलो देखो जरा, ये सभी चीजें जो होंगी यही हमको डिस्कस करना है, इसी चीज पे हम लोग को पूरा का पूरा डिस्कशन रखना है। थोड़ा बहुत जो होगा हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और वो डाटा आपको याद रखना है, याद रखने वाली बात है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में पहला जो हम लोग इंडस्ट्री लेने वाले हैं दैट वन इज आयरन स्टील इंडस्ट्री। ठीक ना? इसको हम लोग बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। बेसिक इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि दुनिया का कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना हो उसमें आयरन एंड स्टील तो आ ही रहा है। ठीक, समझ में आ रही बात? कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप करना होगा तो उसमें आयरन स्टील तो आ ही रहा है। भाई साहिल, मैं उसमें रेड और बोल्ड करके भेज देता हूँ पक्का, तो समझ में आ जाएगा साहिल क्या क्या नोट करना है, क्या क्या नहीं नोट करना है। ठीक ना? और वैसे एनसीईआरटी है, और हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी खुद नोट्स का ही बुक है। तो अगर तुम कुछ भी नहीं करे तो पूरा बुक रट जाओ, एक एक वर्ड। ठीक, बाकी सभी सर्किट में आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी ही हम पढ़ाते हैं आपको। और एनसीईआरटी और कुछ नहीं है, खुद में नोट्स है, और कुछ है ही नहीं। ठीक ना? तो स्टील इंडस्ट्री जो होगा वो बेसिक इंडस्ट्री है। समझ में आ रही बात? ठीक, चाहे किसी भी इंडस्ट्री की बात करें वो सब के सब इसी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट होंगे। भाई उनके मशीनरी भी बनाने होंगे तो इसी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट होंगे, मशीनरी उनके मशीन। ठीक ना? अब इसमें क्या क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं, ये तुम लोगों को पता है कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन में काम आता है, तुम्हारे घर में रॉड लगता होगा, डिफेंस में उसका काम आता है, मेडिकल में बहुत सारी चीजें में साइंटिफिक इक्विपमेंट बनते हैं, मतलब हर जगह स्टील का काम आने वाला है। ठीक ना? और अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्शन है और अच्छा कंजप्शन है, देखो दोनों चीज, अगर कंज्यूम भी खूब बेटर कर रहे हो ना स्टील को, तब भी कंट्री का जो ग्लोबल स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ने वाली है। क्योंकि जितना अधिक आप स्टील जो होगा उसको कंज्यूम करोगे, इट मीन्स कि आपकी कंट्री में आप उतना ही अधिक इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हो। तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो होगा ना, ये इंडेक्स बताता है कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है, एक तरीके से वो बताते चला जाता है। ठीक ना? अब प्रीतम पूछ रहे हैं कैसे। भाई स्टील तुम जितना अधिक कंज्यूम करो, कंज्यूम क्यों करोगे स्टील को? घर में रखने के लिए तो कंज्यूम नहीं करोगे। स्टील का कंजप्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? तुम या तो बिल्डिंग बना रहे हो, यानी कि तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा डेवलप कर रहा है। अगर किसी कंट्री में खूब अधिक स्टील का कंजप्शन हो रहा है, या इट मीन्स कि उसके कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मशीनरी बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। ठीक ना? तो अगर ये चीजें आ रही हैं, इट मीन्स क्या, कि आपका कंट्री डेवलप कर रहा है। ठीक, कंजप्शन तो हो ही गया। अब अगर तुम खूब अधिक कंज्यूम करने का ट्राई करोगे तो तुमको क्या करना होगा, उसे खरीदना पड़ेगा ना। तो इन केस अगर आपके पास प्रोडक्शन भी खूब अधिक हो रहा है, दोनों अगर आपके पास हो गया, प्रोडक्शन भी हो गया, कंजप्शन भी हो गया, तब तो यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे तरीके पे हो, अच्छे पोजिशन पे हो। जैसे चाइना की बात करते हो ना, ठीक ना? चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्टील का, चाइना। ठीक, सुमित का भी लास्ट टाइम क्वेश्चन ये था कि कोई कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी हो सकता है क्या, तो देखो ये एग्जांपल है, कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है। तो उस कंट्री में देखना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अधिक डेवलप्ड है, मशीनरी, मॉडर्न मशीनरी हमेशा उसके पास अवेलेबल है। तो अगर आपके पास स्टील अच्छे अमाउंट मिल रहा है तो टोटल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? सर बिकॉज ऑफ दिस टाटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, ऐसा कोई बात नहीं है। टाटा टाटा स्टील जो होगा ना, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर का एक ब्रांच है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब क्या होता है ना कि तुम compete कर रहे हो, compete कर रहे हो। ठीक ना? अरे बहुत कुछ प्रीतम, हम सब के बारे में डिस्कस करें भाई, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस नहीं किए थे। रुको, मैं टाटा के ऊपर था, तो टाटा का अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जो होगा बहुत बेटर हो रहा है ना, तो बहुत बेटर अगर तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, तब तुम्हारा मार्केट जो होगा वो ज्यादा बेटर जो होगा चल सकता है। इसीलिए टाटा स्टील जो होगा थोड़ा इस मामले में आगे है। ऐसा कुछ नहीं कि टाटा स्टील जो होगा खूब अधिक पैसे कमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब देखो तुम लोग क्या पढ़े होगे क्या नहीं पढ़े होगे केमिस्ट्री में, हमें उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपको स्टील बनाना है तो उसमें स्टील में तुमको लगेगा क्या, आयरन ओर लगेगा, आयरन से बनता है। कुकिंग कोल लगेगा, ठीक है, कुकिंग कोल, कार्बन, कुकिंग कोल है भाई, कुकिंग कोल हो गया है, एंड लाइम स्टोन, ये तीन चीजें आपको मिलानी होती है। और तीनों का रेशियो होता है 4:2:1, याद यही रखोगे। तीनों का रेशियो होगा 4:2:1। यहाँ पे हम कुकिंग कोल जो होगा कार्बन के लिए बात कर रहे हैं,
ठीक ना। और इसमें कुछ क्वांटिटी जो होगा मैग्नीज का मिलाया जाता है ताकि स्टील जो होगा वो हार्डन हो सके। ठीक, तो आप ये डाटा याद रखिएगा। बाकी केमिस्ट्री आपको कुछ अलग अलग डाटा बोल सकता है परसेंटेज में, ये कुछ हो सकता है, लेकिन ज्योग्राफी में आपको यही डाटा याद रखना है कि इनका रेशियो जो होगा 4:2:1 ही होगा, और कुछ नहीं। ओके, ठीक। और इसको हार्डन करने के लिए हम किस चीज को मिलाते हैं, तो हार्डन करने के लिए मैग्नीज को मिलाते हैं। अगर मैग्नीज नहीं मिलाएंगे तो ये सॉफ्ट स्टील बनेगा। ठीक, अब आते हैं हम थोड़ा सा डाटा के ऊपर, कुछ डाटा और देखें। ठीक है, तो देखो 2019 में, ठीक, इंडिया के अंदर 111 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील का प्रोडक्शन हुआ है। और यहाँ पे क्रूड मतलब होता है कच्चा, ठीक ना। और इंडिया जो होगा 2019 में सेकेंड प्लेस पे है, सेकेंड प्लेस पे। ठीक, समझ में आ रही बात। अब इंडिया जो होगा स्पॉन्ज आयरन, स्पॉन्ज आयरन आयरन की क्वालिटी है, आयरन की क्वालिटी है, जिसके जो स्पॉन्ज आयरन जो होगा उसको इंडिया फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूस करता है, यानी कि फर्स्ट नंबर का प्रोड्यूसर है। ठीक, अब ये चीजें ध्यान दीजिएगा कि हमारे कंट्री में पर कैपिटा कंजप्शन, यानी कि एक आदमी पे एक साल में जो कंजप्शन होता है स्टील का, दैट मीन्स ओनली 74.3 केजी। और वहीं पे जबकि वर्ल्ड का एवरेज है 229.3 केजी, यानी कि वर्ल्ड में जो होगा, पूरा वर्ल्ड का ओवरऑल कर रहे हैं, तो वहां पे कंजप्शन अधिक है, लेकिन हमारे कंट्री में जो स्टील का कंजप्शन है वो काफी कम है। ठीक ना, ये सभी डाटा आपको याद रखना है कि 2019 में 111 मिलियन टन जो होगा हमने क्रूड स्टील का प्रोडक्शन किया, और हम सेकेंड नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर पे वही, और आपको पता ही है कौन होगा। ठीक है, हम लोग स्पॉन्ज आयरन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और 2019 में हम जो था 74.3 केजी पर एनएम यूज करे थे, जबकि उसी समय पे वर्ल्ड का एवरेज जो था वो था 229.3 केजी। हाँ, वो नाम तो याद ही रहेगा युवराज तुमको। हो गया, ये डाटा है हमारे, ये प्रोसेस है आपका। इससे आपको कोई काम नहीं है कि पहले आप उसको लेकर आइएगा, फिर उसको मेल्ट कीजिएगा, मेल्ट करने के बाद आप फिर उसको गर्म कीजिएगा, उसमें कोक मिलाएगा, ये सभी काम करना है। ठीक ना, कुछ और भी चीज देखते हैं। तो इंडिया के अंदर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि पूरे के पूरे स्टील के मार्केट को कंट्रोल करती है, और वो जो होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, और दैट वन इज सेल। आपने बताया भी है कि सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो 1950s के दशक तक इंडिया और चाइना जो होगा वो लगभग एक अमाउंट में, मतलब दोनों बराबर के प्रोड्यूसर थे। लेकिन क्या होता है कि 1950s के बाद चाइना का प्रोडक्शन जो होगा वो हमारे प्रोडक्शन से कई गुना अधिक बढ़ गया है। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ एक ही चीज होती है कि हमारे यहाँ इलीगल माइनिंग खूब अधिक होती है, लीगल माइनिंग खूब कम होती है। हाँ, मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो लेटेस्ट अपडेट है, उसी अपडेट को आपको याद रखना है। अभी मैं जो आपको दे रहा हूँ पुराना अपडेट जो होगा उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक ना। तो 1950 तक चाइना और इंडिया सेम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे थे। आज के टाइम पे चाइना का प्रोडक्शन हमसे कई गुना अधिक आगे हो गया है, लगभग 20 टाइम्स वो हम लोग से आगे है। ठीक, और आज के टाइम पे चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। ठीक ना। अब ये सबसे अधिक प्रोड्यूस होता है छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक ना, छोटा नागपुर प्लेटू जो होगा वहां पे सबसे अधिक आयरन जो होगा आयरन आउटपुट है, इसलिए वहां पे इंडस्ट्रीज काफी अधिक लगते हैं। और वहां पे इतने सारे इंडस्ट्रीज लगने का कारण यही है क्योंकि वहां पे आयरन ओर जो होगा बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाता है। वहां पे हाई ग्रेड के रॉ मटेरियल जो होंगे वो मिलते हैं, उनकी प्रॉक्सिमिटी होती है, यानी कि नजदीक होते हैं। चीप लेबर, यानी कि जाहिर सी बात है आदमी मिल जाएंगे वहां पे, और वहां पे बहुत ही अच्छा मार्केट भी अवेलेबल है। इस कारण से वहां पे स्टील इंडस्ट्रीज काफी अधिक डेवलप कर रहे हैं। कहाँ पे, तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है उसके आसपास। ठीक, मूविंग अहेड, आगे चैलेंज देख रहे हैं भाई कि प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है। तो हमारे पास कोल, तुम लोग पढ़े होगे ना, तो हमारे पास जो होगा जो सबसे हाई ग्रेड का कोल है बिटुमिनस, यही है ना। सबसे हाई ग्रेड कोल कोल कौन सा है बताओ जरा।
सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। एंथ्रासाइट आ रहा है, बिटुमिनस आ रहा है। सबसे हाई ग्रेड कोल कोल कौन सा है? सबसे हाई ग्रेड एंथ्रासाइट है, ठीक ना। सबसे हाई ग्रेड कोल जो होगा, बहुतों का आंसर आया है लेकिन कुछ लोग अभी बीच में कंफ्यूज हैं। सबसे हाई ग्रेड कोल जो होगा दैट वन इज एंथ्रासाइट। और हमारे कंट्री में जो कोल जनरेट हम लोग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, दैट वन इज बिटुमिनस। हमारे कंट्री में जो कोल जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका सबसे अधिक कौन सा कोल? तो बिटुमिनस और लिग्नाइट। पीट भी हमारे पास बहुत कम होता है, ठीक। तो हमारे पास जो होगा ना, कुकिंग कोल अवेलेबल नहीं है हाई क्वालिटी का, और अगर है तो वो जो होगा उसका कॉस्ट काफी अधिक है। समझ में आ रही बात? ये हम लोग का एक चैलेंज हुआ। चैलेंजेस तो आपको हमेशा याद रखने ही रखने हैं, याद रहेंगे आप लोग, ठीक। दूसरा, बिजली की सप्लाई की बात करें तो इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ये हर में होता है, ठीक ना। अब उसके बाद जो दो यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, तो हमारे पास जो लेबर होते हैं ना, क्योंकि देखो ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है, इस आयरन स्टील इंडस्ट्री में आपके स्किल्ड लेबर, यानी कि अगर आप लो लो पेमेंट पे भी वर्क कराने वाले हो, एक सिंपल सा मजदूर के रूप में भी आप किसी को काम कराने वाले हो ना, तो किसी भी आदमी को आयरन स्टील इंडस्ट्री में नहीं रखते हो। जो भी पर्सन रखा जाएगा ना, वो ट्रेंड होना चाहिए। और अगर ट्रेंड होगा तो देखो, अगर कभी तुम लोग वर्किंग देखोगे ना इस इंडस्ट्री का, तो उसमें देखना है कि बहुत ही फास्ट वर्क करना पड़ता है आपको। तो उस टाइम पे अगर आपके वर्कर एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, तो उनका जो प्रोडक्शन होगा ना वो कम हो जाएगा, मतलब पर पर्सन प्रोडक्शन जो होगा कम हो जाएगा। यानी कि एक आदमी जो होगा वो कम ही स्टील का प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है। और हमारे कंट्री में तो देखो, हमारे कंट्री में ये चीज है, तुम लोग मतलब कहीं हम इधर से उधर चले जाएंगे, हमारे कंट्री में होता है ना कि वर्कर्स हमेशा बदलते रहते हैं। अभी जब जरूरत पड़ी तो लोग जाता है, काम करता है, स्टील की फैक्ट्री में काम किया, फिर काम खत्म हुआ, फिर वापस आ गया। फिर नया वर्कर जाता है तो फिर नया वर्कर को शुरू से ट्रेन करना पड़ता है। भले ही वो लो वेज लेगा, जो लंबे समय तक वर्क किया हुआ वो हाई वेज का डिमांड करता है, तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी हटा देते हैं। लेकिन इस कारण से क्या होती है ना, कि प्रोडक्टिविटी काफी लो हो जाती है। अगर वो उसी को हाई पेमेंट देकर अपने इंडस्ट्री में लंबे समय तक रख ले, तो रिजल्ट क्या होगा ना, कि वो आदमी ट्रेंड हो चुका है, उसका वर्किंग जो होगा फास्ट हो जाएगा, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम स्टील इंडस्ट्री में, बल्क इंडस्ट्रीज में हमेशा होती है, ठीक ना। लो प्रोडक्टिविटी रहेंगी। एंड द लास्ट वन इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ रख लीजिए, हमारे पास जो मशीनरी है वो अभी भी पुराने हैं, जिससे हम खूब अधिक प्रोडक्शन जो होगा वो तो नहीं कर पाते, ठीक ना। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं स्टील इंडस्ट्रीज के। समझ में आई बात? ठीक ना। चलिए, अब जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रेट करते हैं, कि ये जो आयरन हम लोग स्टील इंडस्ट्री बना रहे थे, इसमें स्टील का हमको अगर प्रोडक्शन करना होगा, तो उस टाइम पे हमको उसमें मिलाना होगा आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन। इनका रेशियो क्या रहेगा? रेशियो क्या रहेगा? 4:2:1। अमन कह रहे हैं, यही ना, पक्का ना? ठीक। हमारा पर कैपिटा कंजप्शन कितना है स्टील का? पर कैपिटा कंजप्शन 74.3, लगभग 74, ठीक है, 74.3 सही है। और यहीं पे वर्ल्ड का एवरेज क्या रहा है? 229। अच्छा, सबसे अधिक प्रोडक्शन, सबसे अधिक जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन वाला जो एरिया है, या सबसे अधिक इंडस्ट्रीज किस जगह पे है? कहाँ पे डेंस आयरन इंडस्ट्रीज है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज? छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास, ठीक। समझ में आ रही बात? हो गया। अब एक स्टील प्लांट बना है तो बड़ा लेवल पे बना है तो एकदम ह्यूज स्टील प्लांट होगा, वहीं छोटे लेवल बनता है तो वो आपका मिनी स्टील प्लांट होता है। तो मिनी स्टील प्लांट होगा तो वहां पे सभी कुछ होंगे, लेकिन जो भी चीज होंगी ना वो थोड़े से स्मॉल लेवल पे होंगे, यानी कि वहां पे मशीनरी हाई क्वालिटी के नहीं होंगे, मशीनरी का साइज होगा वो छोटा होगा। वहां पे स्टील स्क्रैप जो होंगे वो थोड़े कम यूज किए जाएंगे। वहां पे जो इग्नोट होता है ना, जिसमें उसको उबाला जाता है, वो छोटे छोटे होंगे। तो वैसा करके बहुत सारी जगह पे मिनी स्टील प्लांट भी आप खोल सकते हो। इन सभी स्टील प्लांट को देख रेख करने के लिए एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। उस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। सेल, ठीक है, पक्का ना? सेल। आज के टाइम पे स्पॉन्ज आयरन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? स्पॉन्ज आयरन का
इंडिया। और स्टील का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन सा है? लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड? चाइना। पक्का? बस डन, खत्म किया जाए। अब तुम लोग सुने हो एक वर्ड होता है, इसको लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ये वर्ड आप लोग बता सकते हैं? सुने हैं लिबरलाइजेशन नाम का वर्ड? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? हाँ, अदिति बताओगी क्या क्या होता है? फ्री। मतलब सब चीज, हाँ हाँ हो गया, चले गए। लिबरलाइजेशन का मतलब सब चले गए कहाँ पे? हिस्ट्री में। नहीं, यहाँ पे लिबरलाइजेशन कुछ अलग हो जाता है। फ्री ऑफ ट्रेड बैरियर, बिल्कुल सही बात है अर्णव भास्कर। इस बार नॉट बीइंग इंडिपेंडेंट प्रज्ञा, इंडिपेंडेंट की बात नहीं करे, चलो मान के चलो। हमको क्या करना है ना कि हम अपने कंट्री के ऊपर एक रूल लगा दिए कि बाहर का कोई सामान मेरे कंट्री में बिकेगा ना, हम खूब अधिक टैक्स लेंगे। मतलब कि बाहर का उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ है 10 रुपये, हम टैक्स ले लिए 10 रुपये, और मेरे कंट्री में आ गया वो 20 रुपये का बिक रहा है। मेरे कंट्री में 20 का बिकेगा तो उसका सामान है, और वहीं पे मेरे कंट्री में भले ही बहुत कम प्रोडक्शन में मेरा सामान जो होगा 15 का बिक रहा है। यानी कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा दैट वन इज 15 रुपीज, और वहीं पे तो उसके कंट्री का जो कि उसका प्रोड्यूस होकर 10 रुपये का हुआ था, मेरे कंट्री में बिकेगा 20 रुपये में। ठीक ना? तो अब किसका सामान खरीदा जाएगा? मेरे कंट्री का, कि ये एग्जोटिक ब्रीड है भाई, अलग बाहर का आया हुआ है, इसको खरीदा जाएगा? अपने कंट्री का कि बाहर का? 15 वाला ना। तो ऐसा केस हम लोग करते हैं जब हमको क्या करना होता है कि अपने कंट्री के प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है, इसको हम लोग ट्रेड बैरियर बोलते हैं, यानी कि बाहर का सामान हमारे कंट्री में नहीं आएगा। ठीक ना? अमेरिका यही करके रखा हुआ है, ट्रेड बैरियर लगा के रखा हुआ है हम लोग के लिए। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वहां पे वो कहता है कि नहीं, सभी को लिबरलाइजेशन फॉलो करना है, हर किसी को लिबरलाइजेशन फॉलो करना ही करना है। यानी कि हर कोई क्या करेंगे, सभी के सभी पर्सन वो अपने कंट्री के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं लगाएंगे जिससे कि सामान महंगा हो सके। ठीक ना? तो हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग जो होगा ये इतना अधिक टैक्स नहीं लगा पाते, बहुत कम जो होगा टैक्स लगाना लगाना पड़ता है हमें। तो रिजल्ट होता है कि हमारे कंट्री में उस सामान का रेट ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और फिर उसका लॉस हमें होता है, हमारे कंट्री का सामान नहीं बिकता है, दूसरे कंट्री का सामान जो होगा वो अधिक अमाउंट में बिकता है। तो एक चीज़ हुई है, लिबरलाइजेशन हो गई है। लिबरलाइजेशन होने के चलते क्या होता है ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये हमारे कंट्री में आना शुरू हो गया है। एफडीआई मतलब कि बहुत सारे अलग अलग बाहर की जो कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज हमारे कंट्री में आकर इन्वेस्ट करना शुरू करती हैं। तो यही चीज लिबरेशन एंड एफडीआई, इसके कारण क्या होता है ना कि स्टील इंडस्ट्री हमारे कंट्री में काफी अधिक बढ़ गया है। और आजकल के टाइम पे स्टील इंडस्ट्री में बहुत ही प्राइवेट इंटरप्रेन्योर जो होंगे वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी हमको जरूरत है कि हम और अधिक अपने रिसोर्सेज को डेवलप करें, और हम ये चीज चेक करें कि क्या हम स्टील इंडस्ट्री को और अधिक कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। जैसे कि देखो, यूएन नहीं इंटरफेयर कर सकता है बाबू इस चीज में, क्योंकि अब फिर सिविक्स में चले जाएंगे हम लोग। कहा जाता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक है, लेकिन हम लोग एक्चुअली वी आर नॉट डेमोक्रेटिक। हमारे यहाँ हम लोग किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है। जो आपके 5 कंट्रीज हैं जिनको वीटो पावर यूज करते हैं, वो सबसे अधिक पावरफुल है, उनमें से चाइना भी है, यूएस भी है। छोड़िए, अब वो बातें हम लोग चले जाएंगे सिविक्स के अंदर। सर क्या इंडिया कब तक चाइना से डिपेंडेंस खत्म कर सकते हैं? चाइना पे किस बात के लिए हम डिपेंडेंट है भाई? चाइना पे तो हम लोग नहीं है, चाइना के साथ तो हमारा एक ट्रेड चल रहा है। अभी तो तुम न्यूज पढ़ो ना, चाइना के साथ हमारा ट्रेड खूब अधिक बढ़ा हुआ है। देखो एक ग्राफ दिया हुआ है, इंडिया और चाइना का प्रोडक्शन, इंडिया और चाइना कितना प्रोड्यूस करते हैं, देख ही रहा होगा। दिख रहा है ना सामने, ये जो ब्लू वाले हैं ये वो हम लोग हैं इंडिया, और रेड वाला जो होगा वो चाइना है। दिख रहा है ना? 89 जिस समय हम लोग कर रहे थे उस समय वो 803 कर रहा था 2015 में। और 2019 में जब हम लोग 111 किए हैं तो उसमें वो 996 किया है। समझ जाओ, मतलब 9 गुना अधिक ऑन डाटा। ऑन डाटा ये 9 टाइम्स है। देखिए, बहुत कम डिफरेंस है ना? क्या ही फर्क पड़ता है, चाइना वाला आगे कैसे बढ़ सकता है हम लोग से? ठीक। वैसे हमारे कंट्री में इससे अधिक जो होगा वो प्रोडक्शन होता है, लेकिन सब के सब इलीगल होते हैं, और उसको जो होगा बाहर अलग कंट्रीज में सेल कर दिए जाते हैं। माइनिंग हमारे यहाँ खूब कमाल की होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे हैं।
मतलब इसके मुकाबले कर रहे हैं, ये 996 के मुकाबले नहीं कर रहे हैं, 111 के मुकाबले कहीं अधिक होता है, इतना हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है। ठीक ना। चलो अब स्टील प्लांट देखा जाए भाई, तो छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास देख लो, ये सारे के सारे स्टील प्लांट है ना। भिलाई है, विशाखापट्टनम है, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, बनपुर, ये सब के सब स्टील प्लांट है। ठीक। इधर विजयनगर, भद्रावती और सलेम, ये 3 स्टील प्लांट अधिक है। अब तुमको याद कौन कौन रखना है, तो देखो दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट जो तुम्हें याद रखना है, दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, जमशेदपुर भी झारखंड में ही है ना, टाटा जो तुम लोग बोलते हो ना, यही टाटा है जमशेदपुर। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, विजयनगर कर्नाटक, सलेम तमिलनाडु। ठीक ना। ये दोनों जो होगा कुदेरमुख के आसपास के हैं, मतलब कि जो आपका साउथर्न एरिया होगा वहां पे भी काफी अधिक हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन का, लेकिन मोस्टली जो होंगे, ये देखो ये 4 छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास में है, जो ऊपर से 4 लिखे गए हैं, और बाकी नीचे वाले कुदेरमुख के आसपास में है। ओके। लार्जेस्ट स्टील प्लांट पूछे हो तो भिलाई है, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का ये जो है ना, दिस वन इज द लार्जेस्ट, यही सबसे बड़ा है, भिलाई। वैसे ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आयरन स्टील समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो आयरन स्टील बना लिए, अब क्या बनाओ, कंगना। कंगना को तो आज फिर बोरिंग लग रहा होगा, सो रही है कंगना। चलिए अब नेक्स्ट वन आते हैं, आयरन बना लिए लोग, अब क्या बनाया जाए, अब चलो एल्युमिनियम फैक्ट्री खोला जाए, एल्युमिनियम की फैक्ट्री खोलिए। ठीक। अब बताओ एल्युमिनियम के बारे में, नाम सुने हैं ना। तो एल्युमिनियम हल्का की भारी, हल्का है। एल्युमिनियम के ओर का नाम बताओ, वो भी ओर भी पढ़ना है थोड़ा साइंस में। एल्युमिनियम ओर का क्या नाम है, बॉक्साइट। देखो ये सब तुम लोगों को पता है, ठीक ना। एल्युमिनियम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम फॉइल में, एरोप्लेन में करते हैं, यूटेंसिल्स में करते हैं। एल्युमिनियम जो होगा बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, एल्युमिनियम तो काफी अधिक सॉफ्ट होता है। तो फिर इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं एरोप्लेन में, जब बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है तो फिर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन वो है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। उसको हार्ड बनाकर, हार्ड कैसे बना सकते हैं, एलोइंग करके, बहुत सही बात है, बस यही चीज जानना था कि एलोइंग करके जो होगा आप उसको कर सकते हो। तुम लोग बहुत सारे नाम सुने हो ना एल्युमिनियम के, जो भी एलॉयज होंगे, चलो नाम से मतलब नहीं, सीधे बात ये रखनी है कि एल्युमिनियम जो होगा एक सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही हल्का होता है, तो बहुत सारी जगह पे अब एल्युमिनियम का यूज होना शुरू हो गया है, और इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। एल्युमिनियम के बारे में एक अच्छी बात होती है कि ये जो होगा इसमें रस्टिंग खूब ज्यादा नहीं होता है। ठीक। पहले हम लोग स्टील यूज करते थे, अब आज के टाइम पे स्टेनलेस स्टील आता है, स्टेनलेस स्टील जो होगा जिसमें कोरोजन बहुत कम होता है, स्टील में कोरोजन होता है, लेकिन अब क्या होगा कि अब उस सब चीज को रिप्लेस करना शुरू कर दिया एल्युमिनियम। ठीक ना। एल्युमिनियम इसलिए रिप्लेस करा है क्योंकि ये हल्का होता है, और दूसरी बात होती है कि ये कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। बस बात खत्म है इतना ही चीज में। बाकी तुम लोग नाम बता ही दिए कि उसके अंदर वो जो होगा उसका और कौन है, तो बॉक्साइट है, बॉक्साइट है ना। तो हमारे कंट्री का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्री हो गया है, दैट वन इज एल्युमिनियम। हो गया। ये लाइट रेसिस्टेंस है, कोरोजन जो होगा इसमें होता नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना, बर्तन बना रहे हो तो। मेलिएबल होगा, मेलिएबल इसलिए क्योंकि उसको तुम लोग रोटी वगैरह भी उसमें लपेट लिए हो एल्युमिनियम फॉइल बनाकर। ठीक ना।
और बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मिक्स विथ अदर मेटल, यानी कि अलॉइंग कर लिए। हाँ, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग उसी के अंदर। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, वायर भी बनता है ना घर में। ठीक। अब आज के टाइम पे ये सब्स्टिट्यूट है किसका, स्टील का, कॉपर का, जिंक का, बहुत सारी जगह पे। और एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो होगा वो वैसे ही जगह पे है जहाँ पे एल्युमिनियम को खूब अधिक हम लोग निकालते हैं, तो दैट आर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये एल्युमिनियम का इंट्रोडक्शन आपको पता है। ये देखो, उसका जो रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल कैसा है, क्या नाम है उसका, है तो बॉक्साइट नाम है। और ये जो होगा स्मेल्टर में यूज किया जाता है। ये एक डार्क कलर का रॉक है, डार्क रेडिश कलर का रॉक है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये दो पॉइंट रखिएगा कि रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रॉ मटेरियल, अगर ये दो चीज हमको कम दाम पे मिल जाए तो रिजल्ट होगा कि हम कहीं पे भी किसी भी जगह पे एल्युमिनियम प्रोडक्ट को जो होगा डेवलप कर सकते हैं। रॉ मटेरियल क्योंकि हल्का चीज है तो इसको आप मूव करा सकते हो, ठीक है। तो कोई जो प्रॉक्सिमिटी चाहिए कि उसी जगह पे हम इंडस्ट्री खोलेंगे, लेकिन हाँ, आपको क्या चाहिए कि जहां पे भी आप इंडस्ट्री खोलो वहां पे रॉ मटेरियल मिलते जाए, और इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे आपके पास प्रोमिनेंट टाइप में रहो, तो आप वहां पे इंडस्ट्रीज खोल सकते हो। ये एक फिगर दिया हुआ है, नालको जो होगा उसका फिगर है, ठीक ना। कोई दिक्कत? चलो अब इसी बात पे नालको आ गया, तो नालको का फुल फॉर्म बताओ सब। नालको और बालको तुम सुने हो ना, नालको और बालको। और नालको पूछ दिया गया, नेशनल एल्युमिनियम एंड लिमिटेड कॉर्पोरेशन ना, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और दूसरा दूसरा जो होगा एक और होता है, बालको होता है, बालको। नालको और बालको ये दो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक ना। ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कंट्री में एल्युमिनियम का खूब अधिक प्रोडक्शन किए हैं। हाँ, नालको बालको, BAL किसी हो, सही लिखियो प्रज्ञा। डिफरेंस कुछ नहीं, डिफरेंस बस एक, दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है और कुछ नहीं। बालको जो था वो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री था, ठीक ना। बालको वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। और कुछ? हो गया। तुम लोग नवरत्न पढ़ोगे आगे चलकर कभी, इकोनॉमिक्स आगे पढ़ना होगा तो नवरत्न कंपनी में भी ये लोग आते हैं। हटाए, एल्युमिनियम की खेती हो गई भाई, एल्युमिनियम का प्रोडक्शन हो गया, एल्युमिनियम के बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग बना लिए, बीज उज सब बुला गया। अब काम खत्म हो गया एल्युमिनियम का। नालको बालको दोनों ऑर्गेनाइज है प्रज्ञा, दोनों के दोनों ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और कुछ? क्या लिखे हैं, वेरी बल्कि। बॉक्साइट की बात कर रहे हैं, देखो, एज कंपेयर टू आयरन, एज कंपेयर टू आयरन ये हल्का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हल्का है। और इसका जो ओर है ना, देखो बॉक्साइट में, बॉक्साइट का फॉर्मूला तुम लोग को याद है ना, Al2O3, बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है उसका वो एल्युमिनियम, इसलिए वो लिखा हुआ है, बल्क लिखा हुआ है लास्ट पेज में। उसके कंपेरिजन में काफी हल्का ही है। अब ये बाकी सारा जो होगा आपका एक फिगर दिया होगा कि 6 से, अगर 4 से 6 टन बॉक्साइट लेकर आओगे तो 1 टन एल्युमिनियम निकलेगा। हाँ, आ रहा है युवराज, तुम्हारे मैसेज कुछ ऐसे आ नहीं रहे जिससे कि हम उसको पढ़ सके। ठीक ठाक आएगा तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे। क्लासेस बहुत जल्दी ओवर हो जा रहे हैं, टाइम खत्म हो रहा है, मुझे और थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, देख लीजिए जरा, 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट अगर आप यूज कीजिएगा तो सर 2 टन एल्युमिनियम निकलेगा। एल्युमिनियम जो होगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे यहाँ पे ये बना हुआ है कि एल्युमिनियम स्प्लिटर में एल्युमिनियम निकलने वाला है, ठीक ना। तो 1 टन जो होगा एल्युमिनियम निकलेगा इसीलिए। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री का तो भरपूर यूज होता है। पेंट करना है केमिकल इंडस्ट्री, मुंह पे पेंट करना है, चेहरे पे, तब भी केमिकल इंडस्ट्री होता है ना। ठीक है। ठीक, अब फर्टिलाइजर से लेकर लगभग हर चीज होगा केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बनता है। सब कुछ समझ में आ रही बात ये? हाँ भाई वही,
अब ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं, अगर ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री हम लोग को बनाना है, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट, तो ये जो होंगे ये ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट के आसपास होते हैं, ठीक ना। बाकी सारे बहुत सारे नाम हैं। अब इसमें लोग देखते हैं, सबसे पहला जो होगा दैट मीन इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब बताओ सबसे पहले कौन कौन सा फर्टिलाइजर हम लोग, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट को खूब अधिक चाहिए होते हैं। एनपीके, वही ना, नाइट्रोजन भाई देखो ये वाटर निहारिका बोल रही है। गजब, मिनरल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एनपीके। ठीक, थोड़ा सा बायोलॉजी वगैरह सब इसमें इंटर करो ना। तो देखो जरा, एक हमारे पास जो इंडस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यानी कि खूब अधिक फर्टिलाइजर जो है यहाँ पे बनने वाला है। इसमें जो होगा जैसे कि डाइफॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनते हैं जनरली, या अमोनियम फॉस्फेट बनते हैं, इसको हम लोग डीएपी बोलते हैं। डाइफॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम फॉस्फेट, ये जो होंगे ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, जिसके अंदर तीनों के तीनों कंपोनेंट मिल जाएंगे। और तीन कंपोनेंट कौन, तो वही नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास। समझ में आ रही बात। अब इसमें जो थर्ड जो है, जो थर्ड वन, यानी कि जिसमें हम लोग पोटास की बात कर रहे हैं, पोटेशियम जो आप लोग कहते हो, वही पोटैश है यहाँ पे, कोई अलग नहीं है। द थर्ड दैट इज पोटास, ये हम लोग कंट्री में है नहीं, ठीक, और इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। समझ में आ रही बात। पोटेशियम कंपोनेंट हम लोग उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद हम लोग उससे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, बाकी दोनों जो होंगे नाइट्रोजन एंड क्या बच गया है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अरे सामने दिख रहा था, देखकर भी बोल सकते हो तुम लोग। फिर फॉस्फेट, हाँ, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, ठीक है। पोटास जो होगा वो हमारे पास इंपोर्टेड है, बाकी दो जो होंगे वो हमारे कंट्री में पहले से अवेलेबल है। अब सिंपल सी बात है, ये इंडस्ट्रीज पहले उसी जगह पे होंगे जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था स्टार्टिंग में। तो पहले स्टार्टिंग में इसका कहाँ पे होंगे, ये सबसे अधिक इंडस्ट्री सबसे पहले कहाँ होंगे, तो कंट्री में सबसे स्टार्टिंग में ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ आया था, ये बताइए। पंजाब हरियाणा, तो वहीं पे वो स्टार्टिंग में थे। और आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो होगा, ये लगभग हर जगह फैलना शुरू हो गया है। गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, और हर जगह जो होगा इसका प्रोडक्शन हो रहा है। आज के टाइम पे तो बिहार में भी इसका प्रोडक्शन खूब अधिक होता है, खूब ज्यादा। तो प्रोडक्शन के लिए भाई थ्रू आउट द कंट्री आप कहीं भी डाल दीजिएगा, काम खत्म। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इतना ही है, ओवर हो गया। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कौन कौन से आपको न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, तो एनपीके, यही ना। कौन सा इंपोर्ट किया जाता है, किसे इंपोर्ट करते हैं हम लोग, किसको इंपोर्ट करते हैं, हाँ, के को इंपोर्ट करते हैं, बस बात खत्म है। पोटेशियम को लोग करते हैं। और आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज का है, तो थ्रू आउट द कंट्री लगभग आप जहां भी नाम ले लोगे वहां पे ये अवेलेबल है, ठीक। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ये कुछ ऐसे एरिया जहां पे एग्रीकल्चर खूब अधिक डेवलप कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2/3, हाँ, यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है इसमें, हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ये इतना ही दूर में होता है, बाकी पूरे कंट्री में। आगे बढ़े, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में ये डाटा बस आपको याद रखना है, बाकी तुम लोग कर लोगे। ये डाटा याद रखिएगा कि पहला सीमेंट प्लांट जो होगा वो 1904 में सेटअप किया गया था चेन्नई में। दिख रहा है ना, सीमेंट इंडस्ट्री है ना, है आगे सामने। हाँ, तो ये 1904 वाला डाटा याद रखिएगा। बाकी केमिस्ट्री में भी तुम लोग पढ़े होगे, अरे सीमेंट ही है, सीमेंट का नाम नहीं कोई। प्रीतम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, सीमेंट का नाम। बस एक चीज याद रखिए कि फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री जो होगा वो कब डेवलप हुआ था। कंपनी का नाम पूछ रहे हैं भाई, वो कंपनी का नाम तो मुझे आई थिंक कि याद नहीं है, जगह से, नहीं मुझे नहीं याद है कंपनी का नाम। कोई भी कंपनी का नाम नहीं बोल सकते, जगह में चेन्नई में खोला गया तो चेन्नई का ही सीमेंट इंडस्ट्री, उसको वही नाम डाला गया होगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे सीमेंट इंडस्ट्री का प्लांट का क्या नाम था, ठीक। अब सीमेंट का प्रोडक्शन, अच्छा चलो ये थोड़ा सा फिर केमिस्ट्री वाला एक टर्म जरा देख लीजिएगा। एक केमिस्ट्री वाला, ये जो सीमेंट बनता है जिप्सम से बनता है ना, याद है जिप्सम आप लोग पढ़े हैं।
केमिस्ट्री में इसी से तुम लोग प्लास्टर और पेरिस बनाए होगे सब, याद है? यही प्लास्टर और पेरिस होगा, ठीक। यही जो जिप्सम होता है उसी से सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। पीओपी में बस वही एक फॉर्मूला का डिफरेंस होता है, 1/2 और 2:2 वाला, वही चीज है, ठीक। तो पीओपी भी जिप्सम से बनता है, और ये जो होगा सीमेंट भी जो होगा जिप्सम से बनता है। बाकी इसमें और कुछ लगता है, ये होता है लाइमस्टोन, सिलिका एंड, ठीक। अरे नहीं, ये सब कुछ का मिक्सचर नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखो, इंडस्ट्री सेटअप करना होगा, तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तुमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा ना। और यहाँ पे देखना ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बहुत ही भारी होता है सीमेंट, तुम लोग देखते भी होगे। तो इसके लिए कभी रेलवे वगैरह में ध्यान देना सब। कभी रेलवे वगैरह में तुम लोग ध्यान दोगे तो तुमको मालूम चलेगा कि सीमेंट जो होगा सबसे अधिक रेलवे के थ्रू ही जो होगा ट्रेवल करता है। मालगाड़ी जो होगी सबसे अधिक इसको ट्रेवल कराती है, ठीक ना। तो हमको एक इफिशियंट रेलवे ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होगा अगर मुझे सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप करना है तो। हो गया। 1904 में पहला खोला गया, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो होगा हम लोग का इंडस्ट्री काफी अधिक डेवलप किया है, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड के अंदर एक अच्छा खासा, मतलब कि टॉप पे तो नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छा खासा अ, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं वर्ल्ड के मार्केट में, इन मैटर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के मैटर में हम लोग खूब अधिक जो होगा इसको सेल करते हैं। तो हमारे पास का जो सामान होता है ना, वो ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, जापान का नाम नहीं दिया होगा, ठीक ना। तो सबको चाइना ही तुम्हारा उसी में फर्क। तो जापान में भी हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट को सेल करते हैं, ठीक। हम लोग का प्रोडक्शन भी अच्छा है, और हम लोग इसमें एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा करते हैं। टॉप लेवल नहीं है, लेकिन अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं। समझ में आया? ये सभी छोटे छोटे मोटे इंडस्ट्री हैं। अब जो भी इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री आ रहा है, ओवर करें इसको, आगे बढ़े। बस एक टॉप टर्म आपको याद रखना है, 1904, ठीक ना। अच्छा हाँ, ये भी आप याद रख सकते हो, जरूरी है इस चीज को, कि मोस्ट इंडस्ट्री जो होंगे ना वो गुजरात के आसपास रहती हैं। इसलिए क्योंकि गुजरात जो होगा पहले से ही, स्टार्टिंग से ही हमारा जो ये मार्केट है, ये ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ एशिया, ये गल्फ कंट्रीज हैं। और गुजरात जो होगा, गुजरात उस एरिया का सबसे प्रोमिनेंट सेंटर है, इसलिए इंडस्ट्री ज्यादातर गुजरात के आसपास में है। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट बना लिए। ऑटोमोबाइल, गाड़ी बनाना है, सब कुछ आएगा ऑटोमोबाइल के अंदर, ठीक है। तुम्हारा साइकिल ऑटोमोबाइल है, कार ऑटोमोबाइल है, बस ऑटोमोबाइल है, सब कुछ ऑटोमोबाइल है ना, ठीक ना। अब आज टाइम पे देखते हो कंट्री में बस तुम खाली अपने कंट्री का प्रोडक्ट यूज नहीं करते होगे, दूसरे कंट्री का भी प्रोडक्ट यूज होता है ना। जैसे फोर्ड का नाम तुम सुनोगे, फोर्ड के कार आते हैं ना, फोर्ड का कार। तो फोर्ड के कार अगर आ रहे हैं तो फोर्ड यहाँ का नहीं है, फोर्ड किस कंट्री का है? कौन सी वेस्टर्न कंट्री का है? अमेरिकन, हाँ यूएसए, ठीक ना। एक और तुम सुनो ना, वॉक्स वोगन एक आता है, वॉक्स वोगन। ये कहाँ का है वॉक्स वैगन? जर्मनी का है, बिल्कुल हाँ, हिटलर वाला जर्मनी, इसीलिए मैंने पूछा है कि याद रहना चाहिए तुम लोग को, थोड़ा सा एनटीएस भी देने वाले हो ना। जर्मनी का है। और मारुति सुजुकी, इंडिया की है। अरे इंडिया की है, हाँ ठीक। सुजुकी, हाँ, अब इंडिया में, टोटल इंडिया में है। मारुति सुजुकी, अब सुजुकी नाम समझ चला जाता है जापान में। मारुति जो होगी वो इंडिया की है। पहले मारुति नाम से चलती थी, अब सुजुकी के साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ है। हाँ, ये युवराज पूछ रहा है ऑल्टो, ऑल्टो क्या है? अच्छा, अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का फोर्ड के साथ हुआ है, ठीक ना। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कौन है? इंडिया है ना, इंडियन। तो बस सिंपल सी बात समझिए कि इतने सारे इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं। हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज, फॉरेन इंडस्ट्रीज भी हैं और इंडियन इंडस्ट्री भी हैं। अगर फॉरेन इंडस्ट्री यहाँ पे आया है, यानी कि लिबरलाइजेशन यहाँ पे खूब अधिक हुआ है, लिबरलाइजेशन काफी बेटर है।
समझ में आ रही बात? बस अब ये कहाँ कहाँ है, तो सभी के सभी मेट्रोपोलियन सिटीज का नाम पकड़ लो, सभी जगह ये बनते हैं। तो दिल्ली में होगा मेट्रोपोलियन सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 जगह होने वाले हैं। ठीक ना, चेन्नई का नाम यहाँ पे मिस हो गया है। ठीक, तो ये चीज है यहाँ पे इन सभी जगह पे है। इसके अलावा ये छोटे मोटे टाउन्स में भी होते हैं, तो हैदराबाद, जमशेदपुर, इन बहुत सारी जगह पे इसका मूवमेंट होना शुरू हो गया। चेन्नई का नाम नहीं दिया, लेकिन अभी तुम लोग ओला का नाम सुन रहे हो ना, बिहार में बनता है, लेकिन बिहार में टॉप लेवल का नहीं बन पाता है। बिहार में भी हीरो होंडा का मैन्युफैक्चरिंग है। तुम लोग को बिहार से मतलब है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो गया। क्लासेस हमारे पास अब ज्यादा बच्चे नहीं हैं। इनसे मैप वर्क में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक ना। अब चलो, नेक्स्ट वन इज टेलीफोन, किस इंडस्ट्री के अंदर आएगा? टेलीफोन। नहीं, आज ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर 15 मिनट का और टाइम मिलता है ना, तो आज इसको खत्म करते हैं। 15 मिनट्स और अगर मिलते हैं मुझे। टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, हाँ अब प्रज्ञा ने सही बोला, आईटी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, तो नेक्स्ट सेक्टर है हम लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। टीवी वगैरह सबके सब आ जाएंगे ना। हाँ, तुम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल का नाम सुने हो, लिखा हुआ भी सामने आ ही गया होगा, दैट वन इज, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कौन सा है, सामने दिख रहा है, बेंगलुरु। ठीक, इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, सब जगह तो है प्रेजेंट ये, ठीक ना। और आज के टाइम पे ये किस सेक्टर का इंडस्ट्री है, कौन सा सेक्टर का इंडस्ट्री है ये? इलेक्ट्रॉनिक, आईटी सेक्टर में, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में अगर बात करें तो, हाँ, मोस्टली इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो टर्शियरी सेक्टर का। जैसे टेलीविजन तो बना रहे हो, तो बनाना सेकेंडरी सेक्टर हो गया, लेकिन टेलीविजन देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो भी बाकी चीजें लग रहे हैं वो सब के सब कौन है, सर्विसेज प्रोवाइड करे, टर्शियरी सेक्टर ना। और आज के टाइम पे सबसे ग्रो कर रहा है ना, तो ये सेक्टर जो होगा वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, काफी तेजी से, और इसका इम्पैक्ट जो होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी काफी अधिक बढ़ा हुआ है। ठीक, और आज के टाइम पे तुम लोग देखते होगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये कॉमन सा टर्म हो गया है। लोगों को अब आजकल इंजीनियरिंग भी करना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना होता है, पता है ना, ठीक है ना। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाइए, आईटी सेक्टर का एकदम की पॉइंट आपने पकड़ लिया है। आईटी सेक्टर बहुत ही तेजी से डेवलप करेगा। तो कहाँ कहाँ ये है, ये याद रखिएगा। अब इस आईटी सेक्टर के बहुत सारे आपके मैप पर आते, देख लो, आईटी सेक्टर पूरा फैला हुआ है, श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर, ये मुंबई, इधर मतलब लगभग जगह पे, ये इंडिया यहाँ पे नहीं है, इन सभी जगह पे आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं है। हम लोग वैसे भी आईटी सेक्टर में खुश हैं, इस एरिया में हम लोग बाकी सारी इंडस्ट्री खोल सकते हैं ना, बिहार में एक भी नहीं है, दिख रहा है ना यहाँ पे, बिहार में एक भी नहीं है, ना बिहार में है, ना यूपी में है, ना इस छत्तीसगढ़ में है, इन सभी जगह पे नहीं है। ठीक, हाँ मैप वर्क आएगा, और मैप वर्क में देखो इनमें से क्या क्या पूछेगा। तो नोएडा, नोएडा कहाँ पे है, नोएडा, नोएडा कहाँ पे है? हाँ यूपी में है, देखो यहाँ पे, यूपी का एकदम कॉर्नर पे है, ये दिल्ली में मान के चलो, हाँ घर वही है। तो नोएडा में है, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। मुंबई तो पता ही है, मुंबई, मुंबई और पुणे, पुणे भी ना महाराष्ट्र। हैदराबाद, ये हैदराबाद मैंने इसको इसीलिए असाइड कर दिया है कि हैदराबाद जो होगा अब ये आ गया है, पहले आंध्र प्रदेश में आ रहा था, अब आ रहा है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना। उसके बाद बेंगलुरु, पक्का रहेगा, बेंगलुरु का तो नाम भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा हब है आईटी सेक्टर का। चेन्नई, और लास्ट वन इज तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम इज इन केरला, यहाँ पे सबसे नीचे। तो ये सभी आपके आईटी हब हो गए, हो गया। तो ये जो है ए से लेकर एच तक जितने भी हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स, इनको आप लोग याद रखोगे, समझ में आया? ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए क्लासेस अभी ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी बचे हुए टर्म्स, और फिर इसी से रिलेटेड कोई और चैप्टर होगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
ग्लोबलाइजेशन डिस्कस कर लेंगे कि इकोनॉमिक्स का इसी के साथ, इनकेस अगर टाइम बचा तो। ओके, बाय बाय एवरीवन। हाँ, एक पेज बचा है लेकिन उसमें काफी कुछ बच गया है।